हेलो एवरीवन, मॉडल कैंप स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10वीं क्लास के इतिहास का दूसरा लेसन पढ़ा था, जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और उस वीडियो में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर असहयोग आंदोलन के बीच की जो घटनाक्रम था उसके बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, विशेषकर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था 1930 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से चोरी चोरा की घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इससे लोगों के दिलों पर गहरा आघात पहुंचा। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उनको 6 वर्ष की सज़ा हुई, परंतु उनके स्वास्थ्य को देखते हुए 1924 में उनको रिहा कर दिया गया। और इस बार महात्मा गांधी चाहते थे कि जो गलतियां असहयोग आंदोलन में हुई वो गलतियां दोबारा न हो। और ऐसा नहीं है कि असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे भारतीयों के राष्ट्रवाद के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया, आत्म हथियार उठाए और अपने जीवन को बलिदान कर दिया। 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसका भारतवासियों ने जमकर विरोध किया, जिनका विरोध करते समय लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु हो गई। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, परंतु क्रांतिकारियों को इतना समर्थन नहीं मिल पाया जितना महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के समय या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, जब दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पास किया गया और ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाया जाएगा। और ये सारी बातें 26 जनवरी तक हो भी चुकी थी। इसी बीच क्या है, 30 और 31 जनवरी को महात्मा गांधी ने क्योंकि उस समय समाचार पत्रों का जो है चलन जो है काफ़ी बढ़ चुका था, तो महात्मा गांधी ने अपनी 11 मांगे जो है वो भारतीय वायसरॉय के सामने रखी। इसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर पत्र नहीं लिखा, बल्कि समाचार पत्रों में जो है पत्रकार जो आए थे उनके सामने अपनी मांगे रखी। बाद में उन्होंने अपना पत्र भी वायसरॉय को लिखा। और 31 जनवरी को जब ये खबरें छप चुकी थी तो लगभग 1 महीने तक महात्मा गांधी ने इंतज़ार किया। उसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा वायसरॉय के नाम, और अन्य जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे सबको महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा। और इस पत्र में उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ बातें सम्मिलित की। वो 11 सूत्री मांग कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो थी कि खेती से किसानों को से संबंधित सबसे पहली मांग थी जो भूमि कर है, भूमि कर वो 50% तक कम किया जाए। दूसरी मांग थी नमक कर समाप्त किया जाए। नमक क्या है? नमक जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ पर जैसे खेती होती है, तो तटीय प्रदेशों में भी नमक की एक तरह से खेती ही होती है, क्योंकि वहाँ पर लोग क्या करते हैं, खेतों में समुद्र का पानी इकट्ठा कर देते हैं और जो वाष्प बनकर उड़ जाता है और बाद में नमक बच जाता है। और नमक क्या है, एक मूलभूत आवश्यकता थी, सभी लोगों को नमक की ज़रूरत थी। परंतु ब्रिटिश लोगों ने क्या कर रखा था, नमक के ऊपर टैक्स लगा रखा था। और दूसरा, नमक का उत्पादन केवल ब्रिटिश ही करते थे, भारतीयों को उत्पादन करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नमक कर को समाप्त किया जाए और भारतीयों को भी नमक बनाने की आज़ादी दी जाए। तीसरी मांग उन्होंने रखी व्यापारियों से संबंधित। कौन सी? कि जो भारतीय तट हैं उन पर केवल भारतीय जहाज़ों के लिए उनको आरक्षित किया जाए। भारतीय तटों को भारतीय जहाज़ों के लिए
आरक्षित किया जाए। दूसरी मांग उन्होंने क्या रखी, जो रुपया और स्टर्लिंग के जो अनुपात था, जो विदेशों से व्यापार होता था, तो रुपए की कीमत बहुत ही कम कर रखी थी, तो उसको बढ़ाने की उन्होंने मांग रखी। और अगली मांग जो थी वो थी विदेशी कपड़ों के आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध। विदेशी वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध जो है महात्मा गांधी चाहते थे। और अन्य वस्तुएं भी जो विदेशों से, खासकर ब्रिटेन से भारत में लाई जाती थी, वो चाहते थे कि उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी जाए, जिससे क्या है भारतीय उत्पादनों को बिकने का मौका मिले। इसके अलावा उन्होंने जो अन्य मांगे रखी थी वो थी जो राजनीतिक जो अपराध, जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बंदियों को, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। महात्मा गांधी ने उन लोगों को रिहा करने की बात नहीं की जिन्होंने शस्त्र उठाए थे या हिंसा की थी, किसी का प्राण लिए थे। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक गतिविधियों में, जो सत्याग्रह के अंदर जो शामिल थे और जिनको बंदी बना लिया गया है, उनको रिहा किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगे थी जैसे कि शराब और अन्य जो नशीले पदार्थ थे उनकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए। और ये ऐसी डिमांड थी जिससे जो भारत की जो महिलाएं थी वो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि शराब जैसी जो हानिकारक वस्तु है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाए। उसके अलावा जो आर्मी के ऊपर और सिविल सर्विस के ऊपर जो खर्चा किया जाता था उसके ऊपर 50% तक जो है कटौती की जाए। और दूसरा, जो सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते थे वो अधिकतर यूरोपीय होते थे। इसका कारण क्या था, क्योंकि बहुत ही कम जो भारतीय थे जो कि बाद में पहुँचे। उसका कारण ये था कि एक तो सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती थी वो लंदन में होती थी और पूर्ण रूप से अंग्रेजी माध्यम में वो शिक्षा जो है, पेपर जो है वो लिया जाता था। तो इस कारण जो सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते थे अधिकतर यूरोपीय ही होते थे। उसके अलावा भारतीयों को भी शस्त्र रखने की परमिशन दी जाए, क्योंकि भारतीयों को शस्त्र रखने की परमिशन नहीं दी गई थी। और इसके अलावा उन्होंने जो गुप्तचर पुलिस है उसके ऊपर जनता का आरक्षण हो। इस प्रकार की 11 मांगे जो हैं महात्मा गांधी ने भारतीय वायसरॉय के सामने रखी, परंतु इसका कोई जवाब नहीं आया। और जो वायसरॉय थे उन्होंने महात्मा गांधी की इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने 12 मार्च को एक यात्रा शुरू की जिसको दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। क्या है, महात्मा गांधी रहते थे अपने साबरमती, गुजरात के अंदर एक स्थान था साबरमती, उस आश्रम में रहते थे जिसमें सैकड़ों लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, विदेशी तक वहाँ पर रहते थे। तो महात्मा गांधी ने एक रणनीति के तहत अपनी यात्रा शुरू की और वो साबरमती से एक तटीय प्रदेश है, एक तटीय गांव है जिसका नाम था दांडी, वहाँ तक की उन्होंने यात्रा का जो है योजना बनाई। साबरमती से दांडी जो है वो 240 मील दूर पड़ते, इसलिए महात्मा गांधी ने जब अपनी यात्रा की तो वो प्रतिदिन 10 मील का सफ़र जो है वो तय करते थे और उनके साथ उनके 78 जो है सहयोगी थे। और उन्होंने यात्रा जो की, अपना जो मार्ग चुना वो सीधी सड़क नहीं बल्कि इस प्रकार का मार्ग चुना कि जिसमें अधिक से अधिक गांवों को वो कवर कर सकें। वो सुबह 5 मील चलते थे, उसके बाद विश्राम किसी ना किसी गांव के अंदर विश्राम करते थे। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते थे और उनके साथ हो लेते थे। और शाम को वो 5 मील का सफ़र तय करके अन्य गांव में पहुँचते थे। तो इस प्रकार उन्होंने जो अपना सफ़र था वो 24 दिन में तय किया और 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को
सुबह लगभग 6:30 बजे उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। नमक बनाने के लिए कुछ नहीं, नमक वो क्या है, वैसे ही समुद्र किनारे पानी सूखने पर बन जाता है। तो उन्होंने एक मुट्ठी उठाई और कहा कि ये शक्ति के खिलाफ अधिकार की लड़ाई है और पूरे विश्व को सांत्वना उन्हें चाहिए, पूरे विश्व का सहयोग उनको चाहिए। इस प्रकार का जो है बयान महात्मा गांधी ने उस दिन दिया था। तो क्या है, जब ये यात्रा पूर्ण हुई तो उसके बाद जो है ये कानून जब तोड़ा तो बहुत सारे जो है उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे पहले जो सत्याग्रही थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया वो थे विनोबा भावे, परंतु महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। क्या है, अंग्रेजों ने अनुमान लगाया कि यदि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो जनता जो है और ज़्यादा भड़क जाएगी, परंतु ऐसा नहीं था कि गांधी जी के गिरफ्तार करने से पहले किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लगभग 90,000 लोगों को इस आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया। तो 6 अप्रैल के बाद क्या हुआ, जगह जगह पर क्या है नमक कानून को तोड़ा गया। महिलाओं ने शराब की दुकानों के आगे धरने देने शुरू कर दिए। लोगों ने विदेशी कपड़ों की जो है होलियां जलानी शुरू कर दी। जो भारतीय व्यापारी थे उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बेचने से इनकार कर दिया। सरकारी अधिकारियों ने अपने इस्तीफे लाकर महात्मा गांधी के चरणों में रखने शुरू कर दिए, मतलब उन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी कई जगह पर छोटी मोटी हिंसक घटनाएं भी हुई, परंतु कोई बड़ी हिंसात्मक घटना नहीं हुई। उसके बाद एक जगह है करारी, जहां से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी बागडोर किसके हाथों में आ गई, अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी, प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का बागडोर जो है वो किसके हाथों में आई, तो आई अब्बास तैयब जी के हाथों में। और जब अब्बास तैयब जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद वो बागडोर किसने संभाली, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है बागडोर अपने हाथों में ली और तय किए गए दिन को अपने 2400 समर्थकों के साथ या सत्याग्रहियों के साथ दोबारा से नमक कानून तोड़ा। और उस दिन क्या है, एक अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम था वेब मिलर, जो कि महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में भी रहते थे और उन्होंने जो है पूरी जो यात्रा है उसके बारे में लिखा है। वो इस दिन के चश्मदीद गवाह थे जिनका नाम था वेब मिलर। तो वो लिखते हैं कि जब जो 2400 सत्याग्रही थे जिनके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनको बंदूकों से पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, तो एक भी सत्याग्रही ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि वो पिटते रहे और नारे लगाते रहे। तो वे मिलर लिखते हैं कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में इस प्रकार की घटना कभी नहीं देखी। उसके बाद जो है ये आंदोलन अपनी पूर्ण गति से चलता रहा और साथ ही साथ प्रश्न पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अलग से पूछा जाता है। वैसे तो संपूर्ण जनता महात्मा गांधी के साथ थी, लेकिन अलग अलग पूछा जाता है कि किसानों ने किस प्रकार सहयोग किया, व्यापारियों ने किस प्रकार सहयोग किया, या महिलाओं का क्या योगदान था, या दलितों का क्या योगदान था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसानों का क्या योगदान था। तो जब महात्मा गांधी ने भूमि कर को 50% कम करने के लिए कहा तो किसान इससे बहुत खुश हुए। लेकिन भारत में किसान दो प्रकार के थे। एक तो वो किसान जिनके पास खुद की ज़मीन थी, जो बड़े ज़मीन के मालिक थे, जैसे कि गुजरात के अंदर जो पाटीदार थे, या उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाट जमींदार थे,
तो वो इसलिए खुश हुए, उनको लगा कि जब महात्मा गांधी की अगर ये बातें स्वीकार कर ली गई तो अंग्रेज़ों को जो वो भूमि कर देते हैं उसमें 50% तक की कमी आ जाएगी। और इसी को सोचकर उन्होंने महात्मा गांधी का बढ़ चढ़कर सहयोग किया, अंग्रेज़ों को कर देने से मना कर दिया। लेकिन इसके विपरीत जो भूमिहीन किसान थे, जो ज़मीनें जो है अन्य किसानों से पट्टे पर लेते थे, उनको जो है भूमि का भाड़ा देना पड़ता था। तो वो इस विचार से महात्मा गांधी का सहयोग कर रहे थे कि उनको जो है भारतीय किसानों को भाड़ा नहीं दिया जाएगा, जबकि महात्मा गांधी की जो मांग थी वो अंग्रेज़ों से थी, जबकि भारतीय किसानों के सामने उन्होंने इस प्रकार की मांग नहीं रखी। यही कारण था कि जो गरीब किसान थे वो कांग्रेस द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए उनका उन्होंने ज़्यादा सहयोग नहीं दिया, बल्कि जो कम्युनिस्ट थे जो आंदोलन चलाते थे, कम्युनिस्टों के आंदोलन में वो लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। और जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसके कारण जो है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और जब दोबारा पुणे से ये आंदोलन चलाया तो इसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया। दूसरी तरफ बात आती है महिलाओं की। तो महात्मा गांधी महिलाओं को क्या था, महिलाओं को समझते थे कि अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ही महिलाओं का कार्य है। यही कारण था कि कांग्रेस में एक लंबे समय तक भी कोई महिला जो है अध्यक्ष नहीं बनी। लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं ने भी पुरुषों की तरह बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर गांव शहर में जितने भी शराब की दुकानें थी उनके सामने महिलाओं ने धरने दिए, सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन महिलाओं ने भी पुरुषों के समान लाठियाँ जो हैं वो खाई। उसके अलावा महात्मा गांधी जिस गांव में जाते थे वहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं उनके भाषणों को सुनने के लिए आती थी। उसके बाद बात करें व्यवसायी वर्ग की, जो है क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में वस्तुओं को बेचकर जो है उस समय जो है वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो 2 गुने हो गए थे, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय जो उद्योगपति थे वो काफ़ी ज़्यादा संपन्न हो चुके थे। जैसे ठाकुरदास, GD बिरला जैसे जो उद्योगपति थे वो काफ़ी पैसे कमा चुके थे। और जब महात्मा गांधी ने 11 मांगों के अंदर ये मांग भी रखी कि विदेशी वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, विदेशी वस्तुओं के आगमन पर प्रतिबंध लगाया जाए, और जो भारतीय जहाज़ हैं उनके लिए समुद्री तटों को आरक्षित कर दिया जाए, ये रुपया स्टर्लिंग का जो अनुपात है उसको कम किया जाए। तो व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में सहयोग किया। उन्होंने आर्थिक रूप से आंदोलन की बहुत ज़्यादा मदद की, विदेशी वस्तुओं को बेचने से मना कर दिया। परंतु जैसे ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया और पुणे से जब ये आंदोलन चलाया तो उस समय जो व्यवसायियों ने इसके अंदर इतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया, क्योंकि वो एक तो कांग्रेस के जो गरम दल के नेता थे उनसे घबराते थे, और दूसरे जो अन्य क्रांतिकारी जो थे अपनी घटनाओं को, अपने जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनसे भी वो लोग घबराते थे। उनको लगता था कि कहीं कोई लंबी अशांति का वातावरण ना बन जाए। तो इसलिए दोबारा से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो वो खुलकर सामने नहीं आ पाए। इसी तरह से जो अनुसूचित जातियां थी जिनको उस समय अछूत कहा जाता था, उन्होंने भी इस आंदोलन में ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने अलग से शिक्षण संस्थानों में या अलग से अपने विधायी क्षेत्रों के अंदर आरक्षण की मांग करनी शुरू कर दी थी। कारण ये था कि कांग्रेस के अंदर भी जो सनातनी हिंदू थे उनका प्रभाव ज़्यादा था दलितों की अपेक्षा। और दूसरा क्या है, खासकर महाराष्ट्र और नागपुर जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर दलितों के संगठन पहले से सक्रिय थे, वहाँ पर इन लोगों ने जो है सविनय अवज्ञा के आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया और अलग से ही अपने आरक्षण की मांग को वो उठाते रहे। और यही कारण था कि महात्मा गांधी ने जो अपनी दांडी यात्रा शुरू की तो वो इन्हीं लोगों के पास जाकर रुकते थे। जैसे कि सफाई करने वालों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने खुद शौचालयों की सफाई करनी शुरू कर दी और उनको हरिजन का नाम दिया। और जो सवर्ण जातियाँ थी उनसे भी लोगों महात्मा गांधी ने अपील की कि वो भी अपने मन के मैल को जो है दूर करें। और अपने भाषणों में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जब तक छुआछूत और जाति पाति का जो
अंतर है वो कम नहीं होगा तो 100 वर्ष तक भी हम आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते। ये अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए, तो इस प्रकार के कार्य महात्मा गांधी ने किए। उसके बाद आती है बात मुस्लिम लीग की, पूरे मुस्लिम समुदाय की नहीं, क्योंकि जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ही असहयोग आंदोलन चलाया था, परंतु जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो खिलाफत आंदोलन में समाप्त हो गया। उसके बाद से मुस्लिम लीग ने जो है कभी कांग्रेस का साथ इन किसी भी प्रकार के आंदोलन के अंदर नहीं दिया, और वो अलग से ही अपनी जो है मांगे अंग्रेज़ों के सामने रखते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा मुस्लिम समाज जो है वो इसके आंदोलन के साथ नहीं था। ऐसी एक मुस्लिम नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अनेक संगठन बनाए थे, जैसे कि खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन। ये क्या है, ये उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के अंदर सक्रिय थे, जो कि ये हिस्सा जो है अब फिलहाल पाकिस्तान के अंदर चला गया है। तो ये गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे और इन्होंने पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भाग लिया। और इसके इनके जो संगठन के जो कई व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि जब अंग्रेज़ों ने उन लोगों से अंगूठे लगवाने चाहे तो उन्होंने अपने अंगूठे तक काट दिए। तो इस प्रकार की जो है देशभक्ति की भावना देखने को मिली है। लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं ने सहयोग नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मुस्लिमों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया। और खान अब्दुल गफ्फार खां ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया है। इससे पहले भी बहुत से लोगों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खां ऐसे व्यक्ति थे जो कि पाकिस्तानी थे, पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया है आज़ादी के बाद। पहले ऐसे व्यक्ति थे और एकमात्र पाकिस्तानी ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और हमें भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया है। इनके कहने का मतलब था कि जो पाकिस्तान के जो नेता है, जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो पाकिस्तान के जो नेता थे वो उनको भूखे भेड़ियों के समान दिखाई देते थे। लेकिन जिस क्षेत्र में ये लोग सक्रिय थे वो क्षेत्र बाद में पाकिस्तान के मिल गया था। तो क्या है, जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो पूर्ण रूप से जो है शांति का पालन करता रहा। उसके बाद जो है एक गोलमेज सम्मेलन का जो जिक्र हुआ, क्या है, जो साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी ब्रिटिश संसद के अंदर, उसके बाद जो है भारत के अंदर कुछ प्रशासनिक सुधारों को लेकर जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। 3 सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी, 3 सम्मेलन हुए। तो जो प्रथम सम्मेलन हुआ 1930 में वो विफल रहा, क्योंकि भारतीय जो नेता थे, खासकर कांग्रेस के नेता अधिकतर तो जेलों के अंदर बंद थे और अन्य नेता जो भी हैं वो उसके अंदर भाग लेने के लिए नहीं गए। बहुत ही कम कुछ एक मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं और देशी रियासतों के सदस्य जो कि जिनका मानना था कि कांग्रेस को उनके क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो लोग जो है इस गोलमेज सम्मेलन में गए थे। परंतु गोलमेज सम्मेलन जो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद क्या है, 1931 में जो भारत के वायसरॉय थे इरविन, तो लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा करवाया और उनके साथ एक मुलाकात हुई और उनको गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मना लिया। और इसी बीच महात्मा गांधी ने इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। परंतु जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए और वहाँ पर उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया, तो महात्मा गांधी ने दोबारा आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। परंतु इस बार जो जोश था पहले वाला, वो जोश दिखाई देने को नहीं मिला है। तो इसके अलावा जो है आगे की जो घटनाएं हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।